नमस्कार बच्चों। आइए शुरू करते हैं व्याकरण के अंतर्गत नया शीर्षक समास प्रकरण। आप लोगों ने पूर्व में समास पढ़ लिया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से उसकी पुनरावृत्ति कर लें। समास प्रकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेप में कहना, किसी भी बात को संक्षेप में कहना। ये मनुष्य का स्वभाव रहा है कि कम से कम शब्दों में अपनी बातों को वो कहता आया है। वह अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए लंबे लंबे नहीं बल्कि छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करता रहा है। इस प्रकार लंबे शब्दों को छोटा कर देना, उन्हें संक्षिप्त कर देना ही समास है। तो इसकी उत्पत्ति सम उपसर्ग के साथ अस धातु के साथ घय प्रत्यय के मिलने से बना है। तो ये इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। धातु अस है, उसके पहले सम उपसर्ग लगा है और उसके बाद घय प्रत्यय। तो सम अर्थात संक्षेप। अस का मतलब होता है तो कहना, पर यहाँ पे अस मतलब कहना होता है होना, परंतु यहाँ इसका अर्थ है फेंकना। और घय उपसर्ग प्रत्यय जब लगता है तो घय के ठीक सामने वाला जो शब्द है, धातु है, घय प्रत्यय के ठीक पहले जो लगा हुआ है अर्थात अस धातु, उस अस में जो स व्यंजनांत है, व्यंजन है, उसके ठीक पहले वाला जो भी स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। अर्थात जब घय प्रत्यय लगता है तो उसके पहले का जो धातु है, उस धातु के व्यंजन के ठीक पहले वाला यदि ह्रस्व स्वर है तो उसका दीर्घ हो जाता है। अर्थात घय के ठीक पहले अस है और अस के साथ घय लगने के कारण अस का जो स है, स के ठीक पहले वो अ का दीर्घ हो गया, आ हो गया। अर्थात सम के साथ अस का आ हो गया और बन गया सम के साथ आस हो गया। तो सम के साथ आस मिलकर समास। अस का आस कैसे हुआ है समझ गया आप लोगों ने समझ लिया होगा। घय प्रत्यय लगता है तो जो धातु है वो उसका दीर्घ हो जाता है। तो अस में अ होने के कारण अ का दीर्घ आ हो गया। इस प्रकार बना समास। तो ये समास का की व्युत्पत्ति हुई। अब जब घय प्रत्यय जुड़ता है तो उसके धातु अस के हलंत वाले वर्ण के पूर्ण स्वर का दीर्घ हो जाता है, जैसा मैंने कहा। इसलिए सम के अस का समास हो गया। कहने का तात्पर्य पदों को संक्षिप्तीकरण करना ही समास है। पदों को संक्षेप करना ही समास है। समास में कई पद होते हैं। आप लोगों ने इसके पहले संधि देखी होगी। संधि में हमने वर्णों का अध्ययन किया। अर्थात यदि मेघ के साथ जब आलय हमने जोड़ा तो मेघ के अ के साथ आलय के आ को जोड़ा। अर्थात यहाँ पर वर्णों का मेल था तो अ के साथ आ मिल के आ हो गया, मेघालय का आ हो गया। परंतु ये समास जो है, समास पदों का मेल है। कई पद जब मिलकर एक हो जाते हैं तो वहाँ पर समास होता है। जैसे उदाहरण के चंद्र अस्ति यस्य शेखरे सह चंद्रशेखरः। कहने का तात्पर्य चंद्रमा है जिसके शिखर पर वह चंद्रशेखर है। जब हम ऐसा कहें तो चंद्रमा है जिसके शिखर पर, इसमें कितने पद हुए? पद मतलब शब्द। तो चंद्रमा, फिर है, फिर जिसके, फिर शिखर, फिर पर। इस प्रकार 5 पदों को हमने जोड़कर एक पद बना दिया चंद्रशेखर। तो यहाँ पर वर्णों का मेल नहीं हुआ, यहाँ पर
शब्दों का या पदों का मेल हुआ। तो पदों को संक्षिप्त करना ही पदों का संक्षिप्तीकरण ही समास है। संस्कृत में कहते हैं संक्षिप्त सम असनम समास। सम असनम समास अर्थात संक्षेप में असन मतलब कि फेंक देना या बात को रख देना ही समास है। तो इसकी परिभाषा, पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पारस्परिक संबंध रखने वाले, यहाँ हमने उदाहरण देखा था, चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यहाँ पे चंद्रमा और शिखर ये एक दूसरे से जुड़ा है। न केवल चंद्रमा और शिखर बल्कि है जिसके पर, ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। पर ने जोड़ा है चंद्रमा को शिखर, चंद्रमा और शिखर दो शब्दों को पर ने उसको जोड़ दिया है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर दिया है। और है मतलब जो वर्तमान में है, जिसके संकेत कर रहा है उस व्यक्ति की ओर जिसकी हम बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस शब्द में प्रयुक्त हुए सारे के सारे शब्द जो हैं, पद एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पारस्परिक संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास, जब ये मिल जाते हैं तो समास बनता है। तो कुछ शब्द हैं जो हम पढ़ाई के दौरान, इस अध्ययन के दौरान बार बार प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में जान लेना आवश्यक है। पहला, समस्त पद। जब समास हो जाता है तो कहलाता है समस्त पद। जैसे चंद्रशेखर है तो ये समस्त पद है। जैसे एक उदाहरण है राजकुमार। राजकुमार क्या है? राजा का कुमार, राजा का कुमार। इसमें क्या है? एक राजा का एक पद और कुमार दूसरा पद। तो ये राजा का अर्थात राज्ञ, राजन का षष्ठी होता है राज्ञ, राज्ञ राज्ञो राज्ञाम। तो राजा का के लिए जो राज्ञ आया है वो पूर्व पद है और कुमारा जो है वो उत्तर पद है। दो पद होते हैं जब समास करते हैं तो एक पहला वाला शब्द, दूसरा वाला शब्द। तो जो पहला वाला शब्द है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा वाला जो शब्द है वो उत्तर पद कहलाता है। तो राजकुमारा का जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा राज्ञ कुमारा। तो राज्ञ पूर्व पद और कुमारा उत्तर पद, और इनको मिलने से जो शब्द बन गया राजकुमार वो है समस्त पद। तो ये राजकुमार समस्त पद है और राज्ञ पूर्व पद और कुमारा उत्तर पद। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रधानता की। समास में प्रधानता का विशेष महत्व है। समास को पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि उसकी प्रधानता को हम समझ जाएं कि कौन सा पद प्रधान है। अच्छा, अब प्रधान से तात्पर्य है कि जब हम शब्द की जब चर्चा करते हैं तो उसके जो दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें से जो क्रिया के अधिक निकट है वही कहलाता है प्रधान। जैसे एक उदाहरण है, ऊपर वाले उदाहरण में, राजकुमार के उदाहरण में, यदि हम राज्ञ और कुमारा इन दोनों पदों की चर्चा करें, राज्ञ मतलब प्रथम पद और कुमारा उत्तर पद, इन दोनों के साथ एक क्रिया लगा दीजिए, कोई भी है, कोई भी क्रिया। जैसे हमने यहाँ पे पठति लगा दिया, यहाँ हमने पठति लगा दिया, पठति लगाया हमने, राज्ञा के साथ भी पठति लगाया और कुमारा के साथ भी पठति लगाया। जब हम राज्ञा के साथ पठति लगाते हैं तो अर्थ क्या हुआ? राजा का पढ़ता है, और कुमारा के साथ लगाता है तो पुत्र पढ़ता है। अब मान लीजिए एक राजा का पुत्र है, वो आश्रम में जाकर अध्ययन कर रहा है, तो जब हम उसकी बात करेंगे तो हम उस बालक की बात करेंगे ना, उस राजा के पुत्र की बात करेंगे जो कि पढ़ रहा है, न कि राजा पढ़ रहा है। तो जब हम राज्ञा कहते हैं मतलब राजा का पढ़ रहा है, और कुमारा कहते हैं मतलब कुमारा का पढ़ रहा है। तो इस अर्थ के नज़दीक कौन सा है? ऑब्वियसली उत्तर पद है, क्योंकि
कुमार पढ़ रहा है, न कि राजा पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुमार की प्रधानता होने के कारण ये हो गया द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद, दूसरा पद प्रधान है। अब दूसरा उदाहरण ले, राम लक्ष्मण पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण आओ। जब हम राम लक्ष्मण करते हैं, अब राम लक्ष्मण दोनों आश्रम में गए हैं और दोनों पढ़ रहे हैं। इसके साथ क्रिया लगाइए दोनों के साथ। अब देखिए यहाँ पे जोड़िए, राम पठति लक्ष्मण पठति। अब बताइए कौन सा प्रधान है। अब जब हम राम लक्ष्मण दोनों की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि राम पढ़ रहा है लक्ष्मण नहीं पढ़ रहा है, तो लक्ष्मण पढ़ रहा है तो राम नहीं पढ़ रहा है। मतलब राम भी पढ़ रहा है और लक्ष्मण भी पढ़ रहा है। तो राम पठति लक्ष्मण पठति मिलकर बना राम लक्ष्मण पठति, राम लक्ष्मण पठता। तो यहाँ पर हमने देखा कि राम पठति राम की भी प्रधानता है और लक्ष्मण पठति लक्ष्मण की भी प्रधानता है। तो दोनों की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि प्रथम पद प्रधान हो जाता है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, वो सुनसान है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, निर्जनम, निर्जनम, वहाँ कोई नहीं है तो आप उसको निर्जनम कहेंगे। तो और उसके साथ एक क्रिया लगाइए, अस्ति, मतलब वनम, वनम कैसा है, निर्जनम। तो जब इसको हम देखें तो पहला पद यहाँ पे निर हुआ और दूसरा पद जन्म हुआ। तो जब हम पहला पद के साथ लगाए उस वन को देख के कि अभाव है, नहीं है, और जन्म मतलब कि व्यक्ति है। अब उस जगह पे यदि कोई नहीं है, सुनसान है, तो आप कैसे कह देंगे कि व्यक्ति हैं। जन्म अस्ति तो नहीं कह सकते ना। तो कोऽपि जन्म नास्ति, कोऽपि जना नास्ति, तो ये प्रधान तो नहीं हुआ। अब जब हम कहते हैं कि अभाव है, अभाव, निर का मतलब होता है अभाव, तो ये अर्थ के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, क्योंकि अभाव है मतलब व्यक्ति का अभाव है। तो यहाँ पर प्रथम पद प्रधान हुआ। तो इसमें अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। और बहुब्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती। जैसे हमने चंद्रशेखर की बात की, चंद्रशेखर का यदि मूर्ति को देखकर, भगवान की शिव की मूर्ति को देखकर आप यदि कहें चंद्रशेखर, उनको देखकर कहें कि यह चंद्रमा है, तो ये सत्य है नहीं। भगवान शिव चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा कोई और है। और आप उनको देखकर ये कहें कि ये शिखर है, मतलब सिर है, तो भगवान शिव को आप सिर कहेंगे क्या? नहीं, सिर तो सबका होता है। तो भगवान शंकर न तो सिर है और न ही चंद्रमा है। तो न प्रथम पद प्रधान हुआ और न प्रथम पद प्रधान हुआ और न ही द्वितीय पद प्रधान हुआ, कोई प्रधान नहीं हुआ। लेकिन जब हमने चंद्रमा और शिखर दोनों को जोड़ दिया तो जो पद बना चंद्रशेखर, उसकी प्रधानता होती है। तो बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो इस प्रकार हम प्रधानता से समझ सकते हैं कि कौन सा समास है ये। तो समास को ज्ञात करने का अच्छा माध्यम है प्रधानता देखना। तो समास में कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद, कभी दोनों पद, तो कभी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो प्रधानता जानने का तरीका देख लिया हमने। अब देखते हैं समास के भेद। अब समास कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से समास 4 प्रकार के माने गए हैं। वो हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
लेकिन इसके अलावा भी दो समास हैं, कर्मधारय तथा द्विगु। तो ये कर्मधारय और द्विगु समास जो हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में विशेषण विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में संज्ञा होती है, जिसके कारण उसे शामिल कर लिया गया है, और द्विगु समास में भी संख्यावाची विशेषण होता है। तो सामान्य अर्थ में तो इसके 6 प्रकार माने गए हैं: अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व तथा बहुब्रीहि। परंतु मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार हैं। तो एक एक करके समस्त समास को पढ़ेंगे हम। और जैसे हमने प्रधानता के बारे में चर्चा की, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और इसमें उपसर्ग या अव्यय का प्रयोग होता है प्रथम पद में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है प्रथम पद के साथ। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, और च आता है दोनों पदों के साथ, या 2 से अधिक पद हैं उनके साथ। और बहुब्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार समास का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समास होता क्या है, किस प्रकार संक्षेप किया जाता है पदों को समास के अंतर्गत, और उसकी प्रधानता के विषय में आप लोगों ने जान लिया कि किस प्रकार हम प्रधानता को देखकर यह ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा समास होना चाहिए। और इसके मुख्य रूप से 4 भेद और सामान्य रूप से 6 भेद के विषय में हमने जाना। अब अगले वीडियो में इसके प्रकार का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। मिलते हैं, तब तक नमस्कार।